नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, थ्योरीज में मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। तो जब एक ही चैप्टर इस तरीके से हॉलिस्टिक वे में पढ़ा जाता है तो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, और अमूमन जो तैयारी करते हैं लोग इस तरीके की पढ़ाई नहीं करते हैं, इसीलिए वो कई साल सिलेक्शन से दूर भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर सब चीजें एक साथ कराई जाती हैं, थ्योरीज में मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कराया जाता है, एमसीक्यूज और वन लाइनर भी सॉल्व कराए जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे, पॉलिटी में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग महत्वपूर्ण शब्दावलियां पढ़ रहे थे, और आज शब्दावलियों का आखिरी है संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता पढ़ेंगे, क्योंकि संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, इनसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो संविधानवाद क्या होता है? संविधानवाद मतलब संविधान पर आधारित कोई भी राज्य व्यवस्था होती है वो संविधानवाद कहलाती है। ठीक है, मतलब संविधान पर आधारित राज्य व्यवस्था संविधानवाद कहलाती है, और ऐसी राज्य व्यवस्था संविधान के कठोर अनुपालन पर आधारित होती है। मतलब क्योंकि ऐसी राज्य व्यवस्था है जो संविधान पर आधारित है तो जाहिर सी बात है संविधान का कठोर अनुपालन वहां होगा, क्योंकि संविधान का जब कठोर अनुपालन होगा तो वहां की राज्य व्यवस्था संविधान के अनुसार चलेगी, और यही संविधानवाद कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। और संविधानवाद दोस्तों ये सीमित सरकार की अवधारणा पर बल देता है। सीमित सरकार का मतलब सरकार को संख्या बल में कम ना करना, सरकार की शक्तियों को सीमित करना। जैसे हम लोग मौलिक अधिकार देखते हैं ना, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो सकता, मतलब मौलिक अधिकार के संबंध में सरकार की शक्तियां सीमित हैं। तो उसी प्रकार संविधानवाद भी कहता है कि सीमित सरकार की अवधारणा पर बल देता है, मतलब सरकार या कोई भी व्यक्ति संस्था अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग नहीं करेगा, यह कहता है संविधानवाद। ठीक है, सीमित सरकार ये हो गया। सीमित सरकार विधि के शासन पर बल देती है। विधि के शासन का मतलब जो कानून बनाया गया है कानून के अनुसार सारी व्यवस्थाएं चलाई जाएंगी। तो संविधानवाद मतलब संविधान के अनुसार कानून चल, संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्था चल रही है कि नहीं, ये हो गया। तो विधि का शासन या संविधानवाद सरकार की मनमानी शक्तियों के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है, अभी बता चुके हैं, है कि नहीं। और संविधानवाद बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेता है सीधा, संविधानवाद किसकी अवधारणा है? तो संविधानवाद ब्रिटिश राजनीति शास्त्री थे एवी डाइसी, उन्होंने विधि के शासन को ही संविधानवाद कहा। मतलब ये जो ये सरकार ये पॉइंट है, विधि का शासन ही संविधानवाद कहलाता है। मतलब कानून के अनुसार व्यवस्था का चलाना, कानून के अनुसार राज्य व्यवस्था का चलाना, विधि के अनुसार राज्य व्यवस्था का चलना संविधानवाद कहलाता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं, संविधानवाद हो गया। अब हम लोग संविधानवाद के तत्व देख लेते हैं, क्या क्या तत्व हैं। ठीक है, संविधानवाद में विधि का शासन होता है, विधि के शासन पर बल दिया जाता है, जाहिर सी बात है। विधि के शासन के अतिरिक्त यहाँ पर सीमित सरकार की अवधारणा पर बल दिया जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी अपनी मनमानी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, मतलब सरकार सीमित है, विधि के अनुसार शासन चल रहा है, तो सरकार की जाहिर सी बात है जवाबदेहिता तय हो जाती है कि अगर आपने ये कानून बनाया है तो किस वजह से बनाया है, कहीं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो सरकार की जवाबदेहिता भी संविधानवाद का एक तत्व हो जाता है, और संविधान के पालन पर जोर देता है ये, क्योंकि विधि के शासन की अवधारणा ही है संविधानवाद, तो संविधान के पालन और कठोर पालन की बात करता है ये। ठीक, लोकतांत्रिक प्रणाली को सुनिश्चित करता है, जो संविधान में हमारे लिखा गया है लोकतांत्रिक प्रणाली, तो लोकतांत्रिक प्रणाली को सुनिश्चित करता है ये। ठीक है, और शक्ति पृथक्करण की अवधारणा पर बल देता है। शक्ति पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के शक्तियों का पृथक्करण होगा। तो संविधानवाद शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा पर बल देता है, और शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा का विकास मॉन्टेस्क्यू ने किया था। ठीक है, यह ध्यान देना है। और जब संविधानवाद है तो नागरिक अधिकारों के संरक्षण करता है, क्योंकि नागरिक अधिकारों का संरक्षण क्यों होता है? क्योंकि विधि के शासन पर बल दिया जाता है, सरकार वहां पर सीमित होती है, सरकार की जवाबदेहिता तय होती है, लोकतांत्रिक प्रणाली सुनिश्चित करती है, इसीलिए नागरिक के अधिकारों का संरक्षण भी होता है। तो सब चीजें एक दूसरे से रिलेट है, और उसी क्रम में हमने इस पॉइंट को रख दिया है कि आपको एक कहानी की भांति समझ में आ जाए, है कि नहीं। कहानियां सिर्फ इतिहास में नहीं होती दोस्तों, कहानियां हर जगह बनाई जा सकती हैं, है कि नहीं। नॉर्मल जिंदगी में भी कहानियां बनती हैं, यहां भी कहानियां बन जाती हैं। ठीक, तो कहानियां बना के पढ़ ली हम लोग। ठीक है, अब जब विधि का शासन है, सीमित सरकार है, सरकार की जवाबदेहिता है, संविधान का पालन है, लोकतांत्रिक प्रणाली सुनिश्चित है, शक्ति पृथक्करण पर बल दे रहा है, नागरिक के अधिकारों का संरक्षण हो रहा है, तो मतलब सरकार पर नियंत्रण भी रखता है, मतलब सरकार की जवाबदेहिता तय हो रही है, सरकार को सीमित कर रहा है, सीमित सरकार पर बल दे रहा है, तो सरकार पर नियंत्रण भी करता है कौन? संविधानवाद। ठीक है,
अब ये ध्यान देना है, जिस देश में संविधान हो, ये जरूरी नहीं है कि संविधानवाद भी हो। मतलब संविधानवाद अलग चीज है और संविधान अलग चीज है। अगर संविधान में संविधान का कठोर अनुपालन हो रहा है और संविधान में ये सब चीजें हैं, तो संविधानवाद के तत्व हैं ये सब, तो वो संविधानवाद कहलाता है। ठीक है, तो संविधानवाद पर आधारित शासन प्रणाली कहलाती है। कह रहा है कि जिस देश में संविधान हो, आवश्यक नहीं है कि वहां भी संविधानवाद हो, लेकिन जिस देश में संविधानवाद होगा वहां संविधान भी होगा। इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं, संविधान तो हर राज्य में होता है, हर देश में होता है, हर शासन प्रणाली में होता है। साम्यवादी शासन प्रणाली में भी होता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में भी होता है, मिलिट्री शासन में भी होता है। म्यांमार में देखिए, चीन में देखिए साम्यवादी, भारत में देखिए लोकतांत्रिक, है कि नहीं? तो क्या म्यांमार में जहां पर सैन्य शासन है, जहां पर लोगों के अधिकारों का हनन होता है, पाकिस्तान देखिए, क्या वहां पर संविधानवाद है? क्योंकि संविधानवाद वहां है ही नहीं, क्योंकि वहां पर ये सारे तत्व है ही नहीं, है कि नहीं? मतलब संविधान है, लेकिन संविधानवाद में इन सब तत्वों की कमी है, इसीलिए वहां संविधानवाद नहीं है। लेकिन जहां पर संविधानवाद होगा वहां पर संविधान तो होगा ही होगा, है कि नहीं? ये चीज ध्यान देनी है। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है पॉइंट, संवैधानिक नैतिकता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाएगा। नैतिकता मतलब क्या होता है? नैतिकता हमारी अंतरात्मा से जुड़ी होती है ना। अंतरात्मा से जब कोई चीज जुड़ी होती है तो वो नैतिकता के संदर्भ में आ जाती है। और संवैधानिक नैतिकता मतलब संविधान की नैतिकता, मतलब संविधान की आत्मा। और संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना में संविधान की आत्मा से संबंधित कौन कौन सी बातें की गई हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये सब न्याय, ये सब संविधान की आत्मा है और संविधान की आत्मा के तत्व हैं ये सब। मतलब अब पढ़ते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय देने के लिए संवैधानिक नैतिकता का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर न्यायपालिका कंफ्यूज हो रही है कि कौन सा निर्णय दिया जाए, कैसे, किस प्रकार से निर्णय दिया जाए, तो वो संविधान की आत्मा का प्रयोग करती है। संविधान की आत्मा सुनती है। संविधान की आत्मा मतलब जिन्होंने संविधान का निर्माण किया उनकी आत्मा क्या कह रही है? उनकी आत्मा कह रही है न्याय सुनिश्चित होना चाहिए, स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए, बंधुत्व सुनिश्चित होना चाहिए और समता सुनिश्चित होनी चाहिए। इस आधार पर न्यायपालिका अपना निर्णय कंफ्यूजन की स्थिति में देती है। मतलब संविधान की आत्मा, अंतरात्मा, संविधान की भावना का अनुपालन करना संवैधानिक नैतिकता कहलाती है। ठीक है, और संविधान की आत्मा और संवैधानिक नैतिकता कहां निहित है? आत्मा उद्देशिका में निहित है, मतलब प्रस्तावना में निहित है। हालांकि भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 में माना है, मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार में माना है। लेकिन जब संविधान की आत्मा के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम उसमें नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग प्रस्तावना मारते हैं आंसर, उद्देशिका मारते हैं आंसर। अगर भीमराव अंबेडकर के बारे में पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो हम अनुच्छेद 32 की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब यहां पर हो गया, जब संविधान के द्वारा प्रदत्त दिए हुए इन लक्ष्यों को, किसको? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, है कि नहीं, इन सब पर, इन सब को लक्ष्य को, इन सब को सर्वोपरि रखते हुए और उनकी दार्शनिक व्याख्या करते हुए जब न्यायपालिका के द्वारा निर्णय कोई सुनाया जाता है तो उसे कहते हैं संवैधानिक नैतिकता। तो उसे कहते हैं कि यह निर्णय संवैधानिक नैतिकता के आधार पर दिया गया। ठीक है, तो इसी प्रकार सरकारों के संचालन में भी दर्शन और मर्यादा का पालन किया जाना संवैधानिक नैतिकता का प्रतीक होता है। सरकारों के संचालन में ये नहीं कि चुनाव चल रहा है कि कहीं भी कोई रैली चल रही है, वहां जाति, धर्म, भाषा के आधार पर विभाजन की राजनीति हो रही है, वोट बैंक की राजनीति हो रही है कि नहीं? ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो सरकार के संचालन में भी संवैधानिक नैतिकता का पालन किया जाना अपरिहार्य होता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब ये हो गई संवैधानिक नैतिकता। लेकिन एक चीज देखा है, सामाजिक नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता में अंतर क्या होता है? संवैधानिक नैतिकता तो कह दिया कि संविधान की आत्मा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, एकता, है कि नहीं, न्याय, भाईचारा, ये सब क्या संवैधानिक नैतिकता है, संविधान में निहित है। लेकिन सामाजिक नैतिकता कुछ होती है, मतलब उसको समाज निर्धारित करता है। सामाजिक नैतिकता को समाज उसको निर्धारित करता है जो समाज के लोगों पर नैतिक रूप से बाध्य होता है। ठीक है, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं सामाजिक नैतिकता, कोई लड़की अपने मन से अगर शादी कर लेती है तो उसको सामाजिक नैतिकता के खिलाफ माना जाता है।
लेकिन संवैधानिक नैतिकता के अंतर्गत ये आ जाता है अगर वो बालिग है, 18 साल से ऊपर है, या लड़का कोई, ठीक है, ये मान लेते हैं। और समलैंगिकता को अवैध माना गया है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। जैसे हाँ, सामाजिक नैतिकता का एक उदाहरण और है, जैसे मंदिरों में एक खास उम्र की महिलाएं नहीं जा सकती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें देखेंगे अभी हम लोग, ठीक। अब इस संदर्भ में सामाजिक नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता में क्लैश हो जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय कैसे निर्णय देता है? सर्वोच्च न्यायालय कैसे निर्णय देता है? संविधान की आत्मा के आधार पर न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ना दुष्प्रभावित हो, इस वजह से उसको ध्यान में रख करके निर्णय देता है, ठीक है। अब देखते हैं, सामाजिक नैतिकता समाज के आचरण और व्यवहार पर आधारित नैतिकता पर बल देती है कि समाज में हमको ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे सोना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसे बात करना है, लड़कियों को ज्यादा हंस हंस के नहीं बात करना है लोगों से, है कि नहीं? ये भी सामाजिक नैतिकता समाज ने निर्धारित किया, ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जबकि संवैधानिक नैतिकता विधि के शासन की अवधारणा पर बल देती है। विधि के शासन, कैसा विधि का शासन? मतलब संविधानवाद पर बल देती है कौन? संवैधानिक नैतिकता, ठीक, ये ध्यान देना है। अतः कोई आचरण या व्यवहार यदि सामाजिक नैतिकता के अनुकूल होता है तो यह जरूरी नहीं है कि संवैधानिक नैतिकता के भी अनुकूल हो। जैसे मतलब जरूरी नहीं है कि सामाजिक नैतिकता जो कह रही है कि ये खास उम्र की महिलाएं मंदिर नहीं जा सकती हैं, तो ये संवैधानिक नैतिकता के भी अंतर्गत सही हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि इसका एक उदाहरण देखते हैं, जैसे सबरीमाला प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठा कि अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लोग अपने धर्म को एंजॉय कर सकते हैं, और अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबंधन का अधिकार है, जो धार्मिक मामलों को प्रबंध कर रहा है वो तो जाने नहीं दे रहा है मंदिर, और लेकिन महिलाएं कह रही हम तो मंदिर जाएंगे, लेकिन प्रबंधन कह रहा है तुम मंदिर नहीं जा सकती हो। तो इस संदर्भ में दिए गए अधिकारों पर सर्वोच्च न्यायालय वरीयता दे या ना दे, या अनुच्छेद 14 में दिए गए समता के अधिकारों को महत्व दे। तो किसको महत्व दे? सबरीमाला प्रकरण में यही बात आई, अनुच्छेद 25 को महत्व दे कि अनुच्छेद 26 को महत्व दे कि अनुच्छेद 14 को महत्व दे, कि पुरुष तो किसी भी उम्र के जा रहे हैं, महिलाएं एक खास उम्र की नहीं जा रही हैं, ठीक। तो ये सब चीजें, तो यहां पर संवैधानिक नैतिकता उच्चतम न्यायालय के निर्णय में मार्गदर्शन का काम करती हैं और उपयुक्त न्याय निर्णय में सहायक होते हैं, अर्थात निर्भीर विवेक का कार्य करते हैं। मतलब संवैधानिक नैतिकता अच्छा कहेगा कि न्यायालय कहेगा कि अच्छा महिलाओं को नहीं जाने दिया जा रहा है, मतलब समानता नहीं है कि नहीं, महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है, ठीक, तो रद्द कर दो इसको, ठीक। तो इस तरीके की बातें होती हैं, ठीक है। और इसी संदर्भ में सबरीमाला केस के प्रकरण में एक वाद दायर किया गया, ठीक है, किसके? इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्क्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। ये वाद दायर किया गया और इस वाद के अंतर्गत चुनौती दी गई, सबरीमाला मंदिर में इस भेदभाव युक्त व्यवहार को चुनौती दी गई। मतलब इस वाद में कहा गया कि सबरीमाला मंदिर है केरल में, उसमें खास उम्र की महिलाओं को मंदिर जाने ही नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तो अनुच्छेद 14 का समानता के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और यहाँ पर अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हो रहा है कि सभी व्यक्ति को, चाहे पुरुष हो महिला हो कोई भी हो, अपने धर्म को एंजॉय करने की स्वतंत्रता हो, अपने धर्म को मानने ना मानने, आचरण करने, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है कि नहीं, नास्तिक होने की भी स्वतंत्रता हमको अनुच्छेद 25 देता है, ठीक। ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय संवैधानिक नैतिकता के आधार पर दिया और अनुच्छेद 14 में वर्णित क्षमता, ये क्षमता नहीं है समता है, ठीक, अनुच्छेद 14 में वर्णित समता के अधिकारों के आदर्श को संविधान की आत्मा माना। मतलब समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय को संविधान की आत्मा माना, और संविधान की आत्मा बड़ी है समाज की नैतिकता, ठीक है। ये ध्यान देना है, क्योंकि संविधान की आत्मा, संविधान सभी व्यक्ति की कल्याण के दृष्टिकोण से बनाया गया है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर वरीयता प्रदान की, मतलब धर्म की स्वतंत्रता, मतलब अनुच्छेद 26 में, मतलब धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार पर अनुच्छेद 14 को महत्व दिया कि लोग स्वतंत्र हैं, दोनों पुरुष महिला समान हैं और उनको अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति की आजादी है, इसलिए वो महिलाएं मंदिर में जा सकती हैं, तथा मंदिर प्रबंधन के द्वारा, अनुच्छेद 26 कहता है ना कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन, तो उसी मंदिर प्रबंधन के द्वारा बनाए गए इस नियम को संवैधानिक नैतिकता के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर, मतलब महिलाएं मंदिर में जा सकती, ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। और एक हम लोग देखते हैं धारा 377। धारा 377 क्या करता है? समलैंगिकता के बारे में प्रावधान करता है। मतलब पहले माना जाता था कि समलैंगिकता अपराध है, ठीक है, मतलब दो महिलाएं अगर समान लिंग की हों या दो पुरुष समान लिंग के हों, अगर वो एक दूसरे से मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से आकर्षित होते हों, ठीक है,
तो वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। ये पहले अपराध था, लेकिन इसको संवैधानिक नैतिकता के आधार पर इसको बढ़त मिल गई। किससे? सामाजिक नैतिकता से। और कौन सा केस था? नास फाउंडेशन केस था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप लोग जाके जरूर सब कुछ रिवाइज करिएगा अच्छे से। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आता ही होगा, क्योंकि सेशन में किसी प्रकार की फालतू की बात नहीं होती है, क्योंकि समय आपका भी कीमती है, समय हमारा भी कीमती है, पैसा आपका भी कीमती है, पैसा हमारा भी कीमती है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नोत्तरों के साथ। 70 प्रश्नोत्तर हैं लगभग, पूरा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।